अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर से पूरी दुनिया परेशान है। किल्लत से लेकर संकट तक सब कुछ झेला जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आम आदमी दिन प्रतिदिन यानी रोजमर्रा की अपनी जरूरतों में भी इस युद्ध का दंश झेलने को मजबूर है। अब तक की स्थिति को ही देखें तो अकेले भारत में ही लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मिल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और शहरों से मजदूर गांव भागने पर मजबूर हैं। संकट कटने का नाम नहीं ले रहा। समझने वाली बात यह है कि इस संकट में कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, चाहे वो सड़क पर भीख मांगने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो या फिर देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ ही क्यों ना हो, सबके जीवन पर असर जरूर आया है। वो अलग बात है कि किसी के पेट पर लात पड़ी है, किसी के धंधे पर। मगर जरा सोचिए, जिस वक्त दुनिया भर में संकट आया हुआ है, उस वक्त यदि कोई देश उस संकट से निपटने का रास्ता निकालने की कोशिश करे, मध्यस्थ बने, बातचीत के लिए रोड मैप तैयार करे, जिनके लड़ने से संकट पैदा हुआ है उन्हें एक टेबल पर बिठाए, तो ये उस देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, उसकी साख कितनी बढ़ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। बेशक ये दुश्मन देश है, लगातार उल्टी सीधी हरकतें करता है, आतंकवाद को पनाह देता है, इसकी कट्टरता ने इसे ही बर्बाद किया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में आज की तारीख में पाकिस्तान का भाव बढ़ चुका है। और ध्यान रहे, पाकिस्तान का भाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत का भाव घट गया है, या फिर यूं कहिए कि भारत के मुखिया ने देश के भाव को घटा दिया है। इसी का लाभ लेते हुए पाकिस्तान ने उस वैक्यूम को भरने का प्रयास किया है, भारत की चौधराहट को छीनने का प्रयास किया है। जो काम हिंदुस्तान को करना चाहिए, जो साख हिंदुस्तान की बननी चाहिए, जो पूछ हिंदुस्तान की होनी चाहिए, जो भरोसा हिंदुस्तान का होना चाहिए, वो पाकिस्तान का हो रहा है। और जानते हैं कि इन सब के पीछे का कारण क्या है? कारण है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को जिनसे सीखना था उसे उन्होंने गरियाना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को ऐसी कूटनीति सिखाई, ऐसी फॉरेन पॉलिसी दिया जिसके सब कायल हुए, जिन्होंने एक बेहद गरीब, पिछड़े और गुलाम देश को पूरी दुनिया के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। पंडित नेहरू की वो विदेश नीतियां जिसने दुनिया भर में कई सफल शांति समझौते कराए, और वो भी बिना किसी के पाले में गिरे हुए, बिना किसी के आगे लेटे और टपके हुए। तो कुल मिलाकर जिन पंडित जी से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीखना चाहिए था, उन पंडित जी को तो पानी पी पी के गरियाते हैं। ध्यान रहे, गाली देने वाला शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलता भी नहीं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है तो आलोचनाओं को गाली का नाम उन्होंने ही दिया है। इसलिए उनकी भाषा में पंडित नेहरू के बारे में वो जो बोलते हैं, ज्यादा झूठ थोड़ा सच, उसे गाली का नाम दे रहा हूं। और ये नाम इसलिए भी दिया जाना चाहिए कि पंडित नेहरू की जिन नीतियों को दुनिया भर में पढ़ा समझा और अपनाया जाता है, रिसर्च होती है, उन नीतियों में उल्टा पुल्टा जोड़कर आप समझते हैं कि आपकी लकीर बड़ी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है और हुआ भी नहीं। आप दर्शक पिछले 12-13 सालों को याद करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर गोदी मीडिया, उसके लपटझंडिस, बीजेपी आरएसएस के तमाम झूठ भैया नेता, छोटे से लेकर बड़े तक ने बार बार पंडित नेहरू की आलोचना किया, उनके बारे में झूठ फैलाया, बाकायदा न जाने कितने करोड़ रुपए फूंक कर पंडित नेहरू को, उनके चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किया। कभी झूठ फैलाया कि उनके कपड़े पेरिस में धुलते थे, कभी किसी महिला के साथ फर्जी तस्वीरें बना के फैला दिया, तो कभी हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता दिया। मगर पंडित नेहरू से जो सीखना था वो नहीं कर पाए, क्योंकि जलन इतनी ज्यादा है, खीस इतनी ज्यादा है उनके कद को लेकर कि सामने वाले की काबिलियत को देखना ही नहीं चाहते, देख ही नहीं पाते, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। जबकि ये बुद्धिमत्ता नहीं है। पंडित नेहरू भारत की थाती है और थाती को संजो कर रखा जाता है, उससे लिया जाता है, उसको गरियाया नहीं जाता। पंडित नेहरू को इस दुनिया को छोड़े हुए कई दशक गुजर चुके हैं, मगर उनके कद और उनकी स्वीकार्यता का डर इतना है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा संगठन, तमाम हिंदुत्ववादी संगठन दशकों बाद तक पंडित नेहरू को घेरने में लगे रहते हैं, गालियां देने में लगे रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे पंडित नेहरू ने आजादी के तुरंत बाद पूरी दुनिया में कई बड़े संकटों को टाला, कैसे उनके प्रयासों से तृतीय विश्व युद्ध कई बार होते होते रहा, कैसे उनकी धाक बनी और कैसे दुनिया भर के देशों ने उन्हें स्वीकार किया, उनकी बात माना, उन्हें जगह जगह बुलाया गया, कहा कि आइए समझौता करवाइए, शांति करवाइए। यहां तक कि आज जो देश भीतर ही भीतर भारत को खा जाना चाहते हैं, उस वक्त में नेहरू ने उन देशों के बीच भी एक ब्रिज का काम किया। और ये सब उन्होंने तब किया जब भारत की स्थिति बद से बदतर थी, जब बंटवारे में लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों बेघर हुए थे, दाने दाने को मोहताज थे हमारे पूर्वज। और पंडित जी ने दुनिया में भारत की एक अलग ही साख बना दिया। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं जो हर बार पंडित नेहरू की आलोचना करके सोचते हैं कि उनकी
उनके बराबर में खड़े हो जाएं, लेकिन भूल जाते हैं कि पंडित नेहरू के कर्मों, उनकी विद्वता और उनके फैसलों ने, उनके साहस ने उनका कद इतना बड़ा किया था। किसी की आलोचना करके, किसी को गाली दिलवा के, पैसा देके किसी को बदनाम करवा के पंडित नेहरू नहीं बने थे। उनका कद ऐसे नहीं बढ़ा था। अरे उन्होंने तो अपने घोर आलोचकों को भी अपनी पहली सरकार में जगह दिया। खुद नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पूर्वज भी पंडित नेहरू के कारण ही कहां कहां तक पहुंच गए, सोचे भी नहीं होंगे। बहरहाल एक पंडित जी थे जिन्होंने बेहद कमजोर भारत को पूरी दुनिया में चौधरी बनने का मौका दिया, और एक आज के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक समृद्ध भारत की साख को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया। और बर्बादी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क को भारत से ज्यादा सम्मान और भरोसा मिल रहा है। जरा देखिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को और उनके सेना प्रमुख को कैसे छाती फुला फुला के ईरान और अमेरिका के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया है कि हम बातचीत करवा रहे हैं। पाकिस्तान आखिरी दुनिया में अपनी कूटनीति और अपनी प्रेजेंस को भुना लेना चाहता है और सबको यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अब वो भारत की जगह ले रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी सत्ता की कमजोर नीतियों और मरणासन्न पड़ी हुई विदेश नीति के कारण। और तो और जब हमारे विदेश मंत्री से मध्यस्थता का सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हम दलाल देश थोड़ी ना है। अब जयशंकर जी को कौन बताए कि दुनिया भर में जो देश मध्यस्थता करते हैं, शांति के लिए अलग अलग देशों को लड़ने वालों को एक टेबल पर बिठाते हैं, क्या वो सब दलाल हैं? क्या पंडित नेहरू दलाल थे जो उन्होंने दुनिया के कई बड़े संकटों को टाल दिया, यहां तक कि जो युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकते थे उन संकटों को भी टाला? तो क्या पंडित नेहरू दलाली कर रहे थे? क्या दलाली करने की वजह से पूरी दुनिया में उनकी साख इतनी मजबूत हुई? अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जब चीन के दौरे पर गए थे तो खबरें छपी कि चीन पंचशील समझौते के हिसाब से व्यवहार करना चाहता है। ये वही समझौता है जो पंडित नेहरू करके गए थे। तो आइए देखते हैं कि पंडित जी ने भारत की विदेश नीति, कूटनीति, गुटनिरपेक्ष नीति और जिम्मेदार भरोसेमंद देश होने की बात दुनिया को कैसे समझाया। और ध्यान रहे, पंडित जी ने गोदी मीडिया को पैदा नहीं किया, मीडिया वालों को डरा के, धमका के या फिर विज्ञापन का पैसा उनके मुंह में ठूस के अपना प्रचार नहीं कराया। उनके कर्मों से दुनिया ने उनका लोहा माना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, वरना मध्यस्थता मामले में भारत के सन्नाटे को भी हम अच्छा बता रहे होते। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि लोकहित इंडिया की गाड़ी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साल था 1950 का, ध्यान से सुनिएगा, साल था 1950 का। भारत को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। भारत अभी अपने आप को संभाल रहा था। तभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। एक को सोवियत संघ समर्थन दे रहा था, दूसरे को अमेरिका। 25 जून को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ने हस्तक्षेप किया, अमेरिका के नेतृत्व में सेना भेजी गई। तभी चाइना भी कूद गया उत्तर कोरिया के पक्ष में, और अब यह युद्ध अमेरिका चाइना के बीच टकराव का कारण बन गया। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया। अमेरिका परमाणु बम इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा था। दूसरी तरफ चीन और सोवियत संघ भी शामिल थे, यानी तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी बुद्धिमानी देखिए, उन्होंने न तो सोवियत संघ का साथ दिया और न ही अमेरिका का, यानी वो एक पक्षी नहीं हुए। आसान भाषा में कहें तो जो मैं अक्सर कहता हूं ना कि मैं न इनका हूं न उनका हूं, लेकिन मैं सबका हूं, यानी किसी के लिए पक्षपाती नहीं, न्याय करने के मामले में सबके लिए बराबर रहूंगा। पंडित जी ने वही फार्मूला अपनाया और वो न्यूट्रल रहे और पीस मीडिएटर के रूप में काम किया। पूरी दुनिया को गुट निरपेक्षता का फार्मूला दिया। बाद में इसे ही नॉन अलाइन मूवमेंट का नाम दिया गया। पंडित नेहरू ने बार बार युद्ध रोकने और संयम बरतने को सभी देशों से कहा। यहाँ एक बड़ा मसला था युद्ध बंदियों का, यानी युद्ध के दौरान जो सैनिक पकड़े गए थे अलग अलग देशों द्वारा, दूसरे के सैनिकों को पकड़ा गया था, उनका इसी को लेकर विवाद बढ़ रहा था। कोई भी देश युद्धबंदियों को वापस करने पर सहमत नहीं हो रहा था। तभी भारत ने प्रस्ताव दिया कि प्रिजनर्स ऑफ वार का मामला किसी न्यूट्रल कंट्री को सौंपा जाए। कम्युनिस्ट देश चाहते थे कि उनके सैनिकों को वापस भेजा जाए, चाहे उनके सैनिक वापस आना चाहें या ना चाहें। अमेरिका इसके खिलाफ था और पंडित नेहरू ने समाधान दिया कि किसी भी सैनिक को मजबूर न किया जाए, एक न्यूट्रल आयोग बने जहां पर सैनिक अपनी मर्जी बता सके, और इसी फार्मूले से यह युद्ध खत्म हुआ। एक बात और जान लीजिए, पंडित जी ने लड़ने के लिए अपने
सैनिक नहीं भेजे, बल्कि उन्होंने मना कर दिया कि लड़ने के लिए सैनिक नहीं दूंगा। मेरे लोग तो जाएंगे लेकिन वो लड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। और इसकी बजाय उन्होंने भारत से ढेर सारे डॉक्टर और नर्सों को भेजा। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों तरफ के घायल सैनिकों का इलाज किया। यानी जो दो देश लड़ रहे थे, दोनों पक्षों के घायल सैनिकों का इलाज किया। और भारत की भूमिका को आप देखिए, महसूस करिए कि क्या जब पूरी दुनिया दो धड़े में बटी हो, तब एक नया नया बना हुआ देश, नया नया पैदा हुआ देश, जो लगभग हर तरफ से खाली है, वो अकेला खड़ा है और सबके लिए खड़ा है। पंडित नेहरू के पास गाली देने के लिए कोई पूर्व प्रधानमंत्री नहीं था। वो हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे, और उन्होंने कभी ठहराया भी नहीं, ढूंढा भी नहीं। ढूंढते तो कोई मिल जाता, अंग्रेज तो मिल ही जाते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तो अभी गुलामी से निकले हैं, हमें तो यहाँ अमेरिका या फिर सोवियत संघ की गुलामी कर लेनी चाहिए, उनका पिछलग्गू हो जाना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तो गरीब देश हैं, भूखे नंगे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था फलाने से छोटी है, अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, हमारी मध्यस्थता कौन स्वीकारेगा, हमारी बात कौन सुनेगा। माने युद्ध में पंडित नेहरू ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आपसी सूझबूझ एक बड़े विनाश को टाल सकती है, बिना हथियार उठाए भी शांति स्थापित हो सकती है। कोरिया वार में नेहरू ने अमेरिका से भी बात किया, चीन से भी बात किया, और समझने वाली बात यह है कि दोनों ने उन पर भरोसा किया। और आज देखिए हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ युद्ध में अमेरिकी ट्रंप व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाने का दावा करते हैं। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कहां पंडित जी और कहां मोदी जी? आज जब हम पांचवी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, परमाणु शक्ति है, युवा शक्ति है, और लगभग हर क्षेत्र में मजबूत है, तब भी हुजूर अमेरिका के डर से एक चूं तक नहीं कसते। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हो जाती है, 5 दिन तक एक शब्द नहीं बोल पाते, ट्वीट नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, यदि यह युद्ध पंडित नेहरू के जमाने में हो रहा होता तो भारत आज कहां खड़ा होता? और क्या यह युद्ध इस मोड़ पर पहुंचता तो पाकिस्तान चौधरी बन पाता? बिल्कुल नहीं। यदि पंडित जी होते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। कोरियन वॉर में नेहरू ने जो किया, इसके बाद दुनिया भर में उनकी छवि ग्लोबल पीस मेकर यानी वैश्विक रूप से शांति लाने वाले नेता के रूप में, देश के रूप में बनी। उनकी मोरल अथॉरिटी बढ़ी, यानी लोगों को उन पर भरोसा हुआ कि ये आदमी स्टेट्समैन है, ये किसी के सामने झुकने बिकने वाला नहीं है और किसी के लिए पक्षपाती भी नहीं है, भरोसेमंद है। पंडित जी की दूसरी कहानी सुनिए। फ्रांस और वियतनाम का मामला था। वियतनाम फ्रांस से आजादी चाहता था, फ्रांस उसे कब्जे में रखना चाहता था। 1946 से लेकर 54 तक लड़ाई चलती रही। वियतनाम ने फ्रांस को हरा दिया। यहां भी यूएस और सोवियत यूनियन प्लस चाइना का मामला चल रहा था। फ्रांस के साथ यूएस और वियतनाम के साथ रसिया, चाइना थे। यह युद्ध भी कोरियन वॉर की तरह बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन तभी पंडित नेहरू की कूटनीति का प्रवेश हुआ। उन्होंने कभी भी खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया, जिसके कारण भारत एक भरोसेमंद मध्यस्थ बन सका। कहा जाता है कि इंडिया ने औपचारिक तौर पर इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नेहरू ने लगातार डिप्लोमेसी चलाई, शांति समझौते को सपोर्ट किया। जिनेवा समझौता हुआ, नेहरू ने इसे टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज कहा ताकि तुरंत युद्ध रोका जा सके। जिनेवा एग्रीमेंट लागू कराने के लिए आईसीसी बनाई गई, यानी इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन। ध्यान से सुनिएगा। और इसमें इंडिया को चेयरमैन बनाया गया। 2 सदस्य थे, कनाडा और पोलैंड। यानी जिनेवा एग्रीमेंट को लागू कराने के लिए जो कमीशन बनाया गया, पूरी दुनिया में बना, उसमें भारत को अध्यक्षता मिली। क्यों? भरोसे के कारण। इंडिया ने सीज फायर को मॉनिटर किया और दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखा। न्यूट्रल सुपरवाइजर की भूमिका निभाई, जमीन पर शांति बनाए रखने में मदद किया। और यदि ये सारा रोल भारत नहीं निभाता, यानी पंडित नेहरू एक्टिव नहीं होते, तो वियतनाम युद्ध काफी लंबा हो सकता था, कोल्ड वॉर और भड़क सकता था, क्योंकि उस वक्त कोई और ऐसा फ्रंट पर आने वाला दिख नहीं रहा था दुनिया भर में, जो दोनों पक्षों को संभाल सके और जिस पर दोनों पक्ष इस तरह से भरोसा करते हो। यानी जहां दुनिया की महाशक्तियां, 2 महाशक्तियां आमने सामने बंदूक लेकर खड़ी थी, वहां भारत ने बातचीत की मेज को सजाया, और यही पूरी दुनिया में भारत की स्वीकार्यता को बढ़ाता है। इसी तरह अगर हम बात करें 1956 के स्वेज संकट की, वही स्वेज कैनाल जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था, आज भी है, यूरोप से एशिया को जोड़ता है। पहले इस पर यूके और फ्रांस का नियंत्रण था। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वेज कैनाल का नेशनलाइजेशन कर दिया। अब यह मिस्र के नियंत्रण में हो गया। ये बात ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत बुरी लगी, इन दोनों को बड़ा झटका लगा। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर प्लान बनाया। इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया और ब्रिटेन तथा फ्रांस शांति बनाए रखने के बहाने हस्तक्षेप करते रहे। फिर से यह मामला भी सोवियत संघ बनाम यूएस का बनने जा रहा था, यानी दुनिया की 2 बड़ी ताकतों का सीधा टकराव हो सकता था। लेकिन पंडित नेहरू ने इसमें ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में बड़े बड़े 56 इंची लोग सपने में भी सोच नहीं सकते, और सपने में सोच भी ले तो पसीना छूट जाएगा। पंडित जी ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के हमले की खुलकर आलोचना की, खुलकर।
और कहा कि यह बिल्कुल गलत हुआ है, ये तो कॉलोनियल एग्रेशन है। पंडित जी ने इजिप्ट का समर्थन किया, यानी मिस्र का समर्थन किया। उस वक्त ये मसला बहुत गंभीर था, बहुत बड़ा रिस्क था। एक देश जो नया नया आजाद हुआ है, सदियों की गुलामी झेल कर निकला है, बंटवारा झेला है, वो पश्चिमी ताकतों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और कह दिया कि पश्चिमी ताकतों, आपने जो किया है वो गलत है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने सीज फायर की मांग किया, हमले की निंदा की, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद दुनिया के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बना। इंडिया, मिस्र, यूगोस्लाविया एक नई धुरी बन गए। इस मामले में भी पंडित नेहरू ने यूएस से लेकर सोवियत संघ तक से बात की, दोनों सुपर पावर को युद्ध रोकने और बातचीत के रास्ते पर लाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल को पीछे हटना पड़ा। सुएज कैनाल मिस्र के पास रह गया। ये पश्चिमी ताकतों की बहुत बड़ी हार थी और मिस्र से भी ज्यादा भारत और भारत के प्रतिनिधित्व की जीत थी। कहा जाता है कि अगर पंडित जी ने इतनी महत्वपूर्ण और साफ स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद मिस्र हार सकता था। सुएज कैनाल पश्चिमी ताकतों के कब्जे में रहता, एशिया, अफ्रीका में आजादी की लहर कमजोर पड़ती, कोल्ड वॉर और भड़क सकता था और यहां भी बार बार थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई जा रही थी। पंडित नेहरू की इस जीत ने भारत को एक बार फिर से ग्लोबल साउथ का नेता बनाया, पूरी दुनिया का भरोसा भारत और पंडित जी पर बढ़ाया। एक बार फिर से विश्व युद्ध को टाला गया। और ध्यान रहे, इन सारे मामलों में, दुनिया के झगड़ों में भारत का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था। उस वक्त तो ऐसा व्यापार भी इंटरनेशनल नहीं था। पंडित जी चाहते तो चुपचाप घर में बैठ सकते थे और यहां वहां चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते थे, चुनावों में ध्यान लगा सकते थे। लेकिन जो मोरल स्टैंड पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने लिया, उसने इतिहास बनाया। और जिस तरीके से पंडित जी ने सुएज संकट को टाला, तो उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ एक नया देश नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला देश भी है। भले भारत के भीतर तमाम तरीके की तंगी हो, लेकिन भारत की नैतिक क्षमता और न्याय के लिए लड़ने की शक्ति असीमित है। तीसरा मामला देखिए, कांगो में भयंकर संकट हुआ। 1960 में कांगो को बेल्जियम से आजादी मिली, लेकिन तुरंत अराजकता फैल गई, सेना में विद्रोह हो गया, कुछ प्रांत अलग हो गए, अपने आप को अलग देश घोषित कर दिया। यहां भी बाहरी ताकतें कूद पड़ी। बेल्जियम से लेकर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन सब अपना अपना लाभ देखने लगे। वहां के प्रधानमंत्री ने यूएन से मदद मांगी, बाद में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। यूएन ने शांति मिशन शुरू किया और फिर शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा पीस कीपिंग रोल। पंडित नेहरू ने कांगो में यूनाइटेड नेशंस का समर्थन किया। वो चाहते थे कि कांगो की संप्रभुता बची रहे, विदेशी हस्तक्षेप न हो। उन्होंने भारत से हजारों सैनिक वहां भेजे और इनका काम था शांति बनाए रखना, विद्रोह को नियंत्रित करना। कांगो का जो स्टेट अलग देश होने की कोशिश कर रहा था, पंडित जी ने उसका विरोध किया क्योंकि इससे देश टूटता। पंडित नेहरू ने यूएस और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ दोनों से ही दूरी रखा और दोनों को कांगो से भी दूर रखा। कह दिया कि कांगो अपनी समस्या खुद देख लेगा, वो खुद निर्णय ले सकता है, उसको निर्णय लेने दीजिए। उस समय भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ खड़े होकर एंटी कॉलोनियल स्टांस लिया, यानी हर जगह पंडित जी ये दिखा रहे थे कि अब कोई किसी की कॉलोनी नहीं रहेगा, कोई बाप दादा बनने की कोशिश ना करे, सब आजाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, कोई किसी पर हावी नहीं होगा, दूसरे के घर में घुसने की जरूरत नहीं है। यहां भारत के सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, कांगो को एक रखा, कई भारतीय सैनिक शहीद भी हुए, यूनाइटेड मिशन सफल माना गया। कहा जाता है कि पंडित नेहरू इतना एक्टिव होकर यदि यहां भी शामिल न होते तो कांगो टूट जाता, फिर से कोल्ड वॉर की स्थिति बनती, सीधा टकराव हो सकता था, क्योंकि यहां भी दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आना चाह रही थी। आप देखेंगे तो पंडित नेहरू का हमेशा स्टैंड रहा कि कोई भी ताकतवर किसी कमजोर को सताए नहीं, किसी पर हावी न हो, किसी नए देश को दबाया न जाए, कमजोर को दबाया न जाए, उसके हक न मारे जाए। अगर आप ताकतवर हैं तो अपने घर रहिए। और आज देखिए, इजराइल फिलिस्तीन में हजारों लोगों को मार चुका है, लगातार मार रहा है, लेबनान में मार रहा है, ईरान में मार रहा है, फिलिस्तीन में शहर शहर शमशान बन चुके हैं। और आज के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान से एक शब्द नहीं निकलता। उल्टे यहाँ की जनता अगर बोलती है तो उन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। कभी इजराइल को नहीं कह पाते कि ताकतवर हो तो कमजोर को मारो मत, उल्टे इजराइल को फादरलैंड बता देते हैं और भारत को मदरलैंड। इजराइल आए दिन सैकड़ों बच्चों की हत्याएं कर रहा है। हुजूर ने कभी खुलकर कुछ नहीं बोला। और दूसरों का तो छोड़िए, जो अपने ही देश की साख को नहीं बचा पा रहे, वो दूसरों के झगड़े क्या सुलझाएंगे। पंडित नेहरू की ही नीति थी कि कोल्ड वॉर में भी लगातार भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का अगुवा बना रहा, गुटनिरपेक्षता का सूत्र पूरी दुनिया को दिया, जिसे दुनिया भर में सैकड़ों देशों ने अपनाया है। कई देशों को युद्ध से दूर रहने का एक रास्ता मिल गया, यानी ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि दो ठो लड़ रहे हैं तो हम किसकी तरफ जाएं। उनको एक रास्ता मिल गया कि किसी की तरफ नहीं जाना है, आप स्टैंड रहिए, सीधे रहिए, दोनों को मानवता के स्तर पर समर्थन दीजिए, उनकी मदद करिए, लड़ाई में नहीं, मानवता को बचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने की एक नई मुहिम निकल पड़ी पंडित नेहरू के कारण। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के तनाव में पंडित नेहरू ने लगातार शांति लाने वाले नेता के रूप में रोल निभाया, हमेशा परमाणु हथियारों के खिलाफ बोले और उनके इन्हीं कार्यों ने पूरी दुनिया में भारत को
एक नैतिक, भरोसेमंद, गैर पक्षपाती और शांति दूत के रूप में नहीं पहचान दी। मगर आज देख लीजिए, इजराइल जैसे हत्यारे देश के साथ हमारे प्रधानमंत्री जाकर खड़े हो जाते हैं, वो भी तब जब युद्ध होने वाला होता है। अभी ये जो संकट चल रहा है, लिख कर रख लीजिए कि अगर हुजूर ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया होता तो आज भी ईरान से लगातार सस्ता और बढ़िया वाला तेल भारत को मिल रहा होता, गैस भी मिल रहा होता, ये रास्ता होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं होता भारत के लिए। इसके बाद यदि अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया होता तब भी हमारे यहाँ तेल संकट नहीं होता। पूरी समस्या तेल और गैस से है और ये समस्या वर्तमान प्रधानमंत्री की कमजोर विदेश नीति के कारण हुई है। पहली बार सत्ता मिलने के बाद ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदना बंद करवा दिया भारत का, दूसरी बार रूस से बंद करवा दिया और अब देखिए हम सब संकट झेलने को मजबूर हैं। आपके किचन में जो संकट है वो नरेंद्र मोदी की फेल हुई विदेश नीति के कारण है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक वक्त में जो देश बातचीत करके, समझा बुझाकर, युद्ध से अलग रह के भी लड़ने वालों को बातचीत की टेबल पर लाता था और सफल परिणाम भी देता था, आज हालात ये हो गए हैं कि वो देश खुद नहीं जानता कि उसके फैसले कौन कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि सीजफायर हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रेड डील हो गई है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि बाप दादाओं को गाली देने से आप बड़े नहीं होते हैं, और खासकर तब जब पूर्वज ऐसे हों जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की धाक जमाया हो। भारत का भला पंडित नेहरू से सीखने पढ़ने के कारण हो सकता है, उन्हें बदनाम करने, गाली देने, उनके बारे में झूठी कहानियां रचने और उनका चरित्र हनन करने, महिलाओं के साथ फर्जी तस्वीरें बनाकर साझा करने से भारत का भला नहीं होगा। पंडित जी ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को जो फार्मूले दिए कूटनीति के, यदि हम उन्हीं फार्मूलों को नैतिक रूप से अपनाते तो फिर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती और आज एक आतंकी देश सीजफायर पर बातचीत का टेबल नहीं सजा रहा होता। पाकिस्तान जैसा देश जिसकी हैसियत भारत की तुलना में कुछ नहीं है, किसी भी मामले में नहीं है, लेकिन अमेरिका ने लगातार उसे सह देकर, सम्मान देकर आगे बढ़ाया है और हमारे वाले न जाने किस कारण उसी अमेरिका के सामने बार बार झुक जाते हैं, लोटासन करते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान भारत की चौधराहट पर कब्जा कर लेना चाहता है। मगर ध्यान ये भी रहे कि पाकिस्तान को ये जो सम्मान मिला है इसका कोई इतिहास नहीं है, ये सिर्फ गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है। परंतु भारत को पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने जो इतिहास दिया है उसके दम पर यदि हम एक कदम भी चलेंगे तो वो 1000 कदम के बराबर दिखेगा। आप पूरी बात समझ गए होंगे, उम्मीद तो यही है। उम्मीद ये भी है कि नेहरू को गाली देने वाले उनके व्यक्तित्व को, उनकी बुद्धिमत्ता को और उनके ज्ञान को समझेंगे, उनकी नीतियों को समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो यही होगा, पाकिस्तान चौधरी बनेगा और हम टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।